गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका विषय है प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था और यह विषय है स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए जो कि इतिहास के विद्यार्थी हैं जिनके पास पेपर 8th A है। भूमि व्यवस्था के संदर्भ में इससे पहले आपको बताया गया था कि किस तरह से भूमि को विभिन्न भागों में बांटा जाता था। तो मतलब एक तरह से एक संक्षिप्त अध्ययन आपको भूमि व्यवस्था के बारे में इससे पहले कराया गया था। इस टॉपिक के अंतर्गत अब आपको बताया जाएगा कि भारत में कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ और कृषि से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं क्या थी। इस संदर्भ में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में आपको अगले टॉपिक में बताया जाएगा। यदि हम बात करें तो कृषि यानी कि भूमि पर किसी भी वस्तु का उत्पादन किसी भी वस्तु से यहाँ तात्पर्य है, चाहे वो अनाज का उत्पादन हो या अन्य किसी चीज़ का उत्पादन हो। आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रारंभ में जो मनुष्य था वो पूरी तरह प्रकृतिजीवी था। जो उसे उपलब्ध हो गया वो उसने कंदमूल फल खा लिए और अपना पेट भर लिया, लेकिन इसके लिए उसे कंदमूल फलों को खोजने के लिए भटकना पड़ता था, घूमना पड़ता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन की जो प्रवृत्ति थी वो उसके अंतर्गत विद्यमान थी। लेकिन धीरे धीरे यानी कि उत्तर पाषाण काल में हम यह देखते हैं कि मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया। कृषि कैसे होती थी ये हम नहीं कह सकते कि हल की सहायता से होती थी अथवा नहीं, या हो सकता है कि लकड़ी के हल रहे हों और इसीलिए वो इस समय तक आते आते नष्ट हो गए हों। हम कह सकते हैं कि पत्थर के हंसिए का आविष्कार उन्होंने जरूर कर लिया था, जिससे अनाज काटा जाता था। अनाज पीसने के लिए दो विशाल पत्थरों को चक्की के रूप में प्रयोग करते थे और इस समय मनुष्य ने जो उत्पादित किया वो था गेहूं, जौ, बाजरा, शाक यानी कि सब्जियां, फल और कपास इत्यादि। कृषि का प्रादुर्भाव पूरे विश्व में यदि हम देखें तो जिस समय उत्तर पाषाण काल चल रहा था उसी समय में कृषि का प्रारंभ हुआ। किस देश में शुरू हुआ ये हम नहीं कह सकते, हालांकि पेरी महोदय ने कहा है कि यह मिस्र की देन है। कुछ लोग फिलिस्तीन को कहते हैं कि फिलिस्तीन में सबसे पहले कृषि हुई और कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम चीन में सबसे पहले खेती हुई। इसका कारण है पाकिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व के गेहूं की खेती के उत्पादन के अवशेष प्राप्त हुए। इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में यह मतलब खेती शुरू हुई। अब भारत में कृषि कर्म का जो ज्ञान है वो कहाँ से आया ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि भारत में कृषि की जाती थी। अब हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय कृषि व्यवस्था। आपको ज्ञात होगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है वो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाती है, जब हमें यह पता चलता है कि लोगों ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की थी और उनके आधार पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। ये ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल में जितने भी उद्योग थे उनमें से अधिकांशतः उद्योग सभी किस पर डिपेंड थे, कृषि पर डिपेंड थे। और सिंधु सरस्वती सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं वो कहाँ थे, नदियों के तट पर थे। नदियों के तट पर उन्हें स्थापित करने का कारण भी शायद यही रहा होगा कि कृषि के लिए उन्हें उपजाऊ भूमि प्राप्त हो जाए, सिंचाई की सुविधा उन्हें प्राप्त हो जाए। और हम यह भी देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो उत्खनित स्थल हैं उन स्थलों को यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जलवायु की अनुकूलता, भूमि की उर्वरता और सिंचाई की सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न फसलों का उत्पादन उन्होंने किया। नदियाँ भी थीं, वर्षा का जल भी था, तो सिंचाई भी अच्छी थी और इसके फलस्वरूप अच्छी खेती होती थी। खुदाई में हमें गेहूं और जौ दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जिसमें जो गेहूं के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वह पंजाब में आज भी उपजाया जाता है। हालांकि जो जौ के अवशेष हैं वो हमें पंजाब में आज नहीं प्राप्त होते। पर्याप्त रूप से जल मिल जाने के कारण सिंधु निवासी चावल का प्रयोग करते थे, चावल की खेती अच्छी तरह से करते थे। वे मटर और तिल की खेती भी करते थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कपास की खेती भी की जाती थी। इसके अलावा खजूर, सरसों, राई, नारियल आदि की खेती भी होती थी। हड़प्पा में एक मिट्टी का पात्र मिला है जिस पर एक नारियल की आकृति की तरह वह बना हुआ है और दूसरे पात्रों पर केला, खजूर, अनार की आकृति मिली है।
तो ये हम कह सकते हैं कि इन आकृतियों से वे लोग तभी परिचित होंगे जब इन फलों से परिचित होंगे, तो स्वाभाविक है इनकी खेती भी की जाती थी। इसी प्रकार एक आभूषण है, उसकी आकृति नींबू की तरह है, तो संभव है कि खट्टे मीठे फल भी ये लोग उपजाते थे। अनाज को पीसने के लिए चक्कियों और कूटने के लिए ओखलियों का प्रयोग किया जाता था। इसका कारण है कि खुदाई में हमें बहुत बड़े बड़े घड़े मिले हैं जिनमें उन्हें अनाज को इकट्ठा किया जाता होगा। इनके कुछ घड़े अपनी चिकनी पॉलिश के लिए प्रसिद्ध हैं और इनकी जो पेंदी है वो समतल नहीं है, तो ये माना जाता है कि इन्हें या तो गड्ढेदार तिपाई पर या चबूतरों के ऊपर ही रखा जाता होगा। कुछ छोटे छोटे घड़ों के गले में छेद हैं। ये माना जाता है कि इन्हें किसी रस्सी इत्यादि की सहायता से घर की दीवारों पर या छतों पर लटका दिया जाता होगा। अनाज इत्यादि ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। कभी ये गाड़ियाँ 2 पहियों की और कभी 4 पहियों की होती थी। इनकी आकृति के खिलौने हमें हड़प्पा, चन्हूदड़ो आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे बटखरे हमें प्राप्त हुए हैं जिसकी सहायता से अनाज को तोला जाता था। अब यदि हम बात करें कि कृषि की कौन कौन सी टेक्निक वो लोग जानते थे, कृषि की जो सामान्यतः टेक्निक होती हैं वो होती हैं जुताई, मड़ाई, बुवाई, सिंचाई, कटाई आदि। कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के से हमें एक जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं और उस जुते हुए खेत पर हरैया बनी हुई हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। एक तो हरैयाओं का निशान जो यह बताता है कि खेतों को हल की सहायता से जोता जाता था। लकड़ी के हल होने के कारण संभवतः वह आज हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन हल के हमें अनेक मिट्टी के खिलौने प्राप्त होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हल की सहायता से खेतों को जोता जाता था। उस खेत में एक साथ 2 हरैयों के निशान बताते हैं कि वो लोग एक साथ 2 फसलों का उत्पादन करते थे, यानी कि एक साथ वो 2 फसलें उगाते थे। अनाज पीसने की पत्थरों एवं ओखली आदि से हमें इसके पीसने इत्यादि का भी पता चल जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मानव ने कृषि करना सीख लिया था और कृषि के लिए उसने उत्तम कार्यों का प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की कृषि की, कि ऋग्वैदिक काल ये माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता जो थी वो उदित हुई और उदित होने के बाद, स्थापित होने के बाद बिल्कुल समाप्त हो गई और उसके बाद भारत में एक बार फिर से ग्रामीण जीवन अवस्था शुरू हुई। जब हम ग्रामीण जीवन अवस्था की बात करते हैं तो भारत की पहली संस्कृति जिसके बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है वो है ऋग्वेद काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें तो इस काल में आर्य जो थे वो खेती करना जानते थे। उन्होंने ऋग्वेद में हमें कृष, सस्य, यव ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि वे कृषि कर्म में उन्नति प्राप्त कर चुके थे। ऋग्वेद में कृष धातु अनेक बार प्रयुक्त हुई है। इससे कृषि कर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ऋग्वेद में उत्पन्न किए जाने वाले अन्नों में यव यानी कि जौ और धान का या अथवा धान्य का उल्लेख प्राप्त होता है। यव का मतलब हो गया जौ, तो धान का मतलब माना जाता है चावल। लेकिन अभी भी कई लोग ये कहते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन लोग चावल की खेती करना नहीं जानते थे और धान का यहाँ तात्पर्य कुछ और हो सकता है, क्योंकि पंजाब और सिंधु प्रदेश की जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए यहाँ धान्य से तात्पर्य अन्न से तात्पर्य लगाया जाता है कि यह अन्न रहा होगा। ऋग्वेद में हमें कृषि की महत्ता का भी पता चलता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि पासे खेलने के स्थान पर कृषि करनी चाहिए क्योंकि उससे जो धन प्राप्त होगा उससे गरीबी दूर होगी। कृषि योग्य भूमि को ऋग्वेद में उर्वरा या क्षेत्र कहा गया है। भूमि को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था और हल के लिए ऋग्वेद में वृक, अर या लांगल इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हल में फाल लगा होता था जिसकी सहायता से भूमि को जोता जाता था। हल के बारे में ये कहा जाता है कि ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है कि हमारे फाल सुखपूर्वक खेत का कर्षण किया करें और हलवाई सुखपूर्वक हल चलाया करें और पर्जन्य यानी बादल मधु के समान जल द्वारा हमें सुख पहुँचाएं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि हल चलाने की जो शिक्षा है वो अश्वनी देवताओं ने प्रदान की थी। इसमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना और यव की खेती करना सिखाया था।
इसमें बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का प्रयोग भी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। उस काल में 6, 8 या 12 बैलों द्वारा संचालित हलों का प्रयोग किया जाता था। भूमि की जुताई की जाती थी हल की सहायता से, और भूमि की जुताई करने के पश्चात उसमें बीज बोए जाते थे, और बीज बोने के पश्चात उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर या गोबर की खाद, जिसे करीश कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता था। हंसिए की सहायता से फसल को काटा जाता था, और इसके अलावा जब फसल इकट्ठी हो जाती थी तो अनाज को अलग अलग गट्ठरों में रखकर संग्रहालय को कहा गया है, खल में इकट्ठा कर दिया जाता था। खलिहान में अन्न को पीट कर झाड़ कर भूसे से अलग किया जाता था, और उसके बाद उसे छननी या सूप से छानकर शुद्ध अनाज प्राप्त किया जाता था, और उर्ध्व से उसे नापकर सुरक्षा के लिए स्थिति बोलते हैं वो कोठे जहां अनाज को सुरक्षित रखा जाता था, वहां रख दिया जाता था। इससे हमें कृषि की सारी क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस तरह से जुताई, बुवाई, मड़ाई इत्यादि उस काल में की जाती थी। साधारणतः कृषक वर्षा जल पर निर्भर थे। ऋग्वेद में हमें स्थान स्थान पर वर्षा के लिए प्रार्थनाएं भी प्राप्त होती हैं कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो अच्छी वर्षा के लिए, जिससे कि उनकी कृषि अच्छी हो सके, वो देवताओं की प्रार्थना इत्यादि करते थे। लेकिन इसके अलावा भी सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास भी उन्होंने कर लिया था। ऋग्वेद में एक स्थल पर 2 प्रकार के जलों का उल्लेख प्राप्त होता है, स्वयंजा और खनित्रमा। स्वयंजा यानी कि स्वयं उत्पन्न जो जल है, जैसे नदी, नालों, वर्षा आदि का जल। ऐसे जल की सिंचाई में उपयोग करने के लिए आर्यों ने कुल्याएं अर्थात नहरों का निर्माण कर रखा था। खनित्रमा उस जल को कहा जाता था जिसे खोद कर प्राप्त किया जाए, जैसे कुएं का जल। ऋग्वेद में अनेक कुओं का उल्लेख मिलता है जिनका सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। रस्सी, डोल या रहट की सहायता से कुओं से पानी खींचा जाता था, और उसे खेतों में पहुंचाने के लिए नालियां, इन्हें सुसीधा कहा जाता है, बना दी जाती थी। रहट को चक्र भी कहा जाता है कि चक्र जो था उसके माध्यम से पानी खींचा जाता था। इसके अलावा कृषि के हमें अन्य उपकरणों का उल्लेख भी यहाँ प्राप्त होता है ऋग्वेद में। तो ये माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल तक कृषि की जो प्रतिष्ठा थी वो स्थापित हो चुकी थी, और जिस व्यक्ति के पास जितनी भूमि, जितना अनाज होता था, वह व्यक्ति उतना ही समृद्धशाली कहा जाता था। परिवार के समस्त लोग कृषि कर्म में भाग लेते थे। इसके अलावा कौन कौन से इस समय में हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि अनाज, जौ, धान्य, इनका उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा जौ, गेहूँ, उड़द, तिल, मसूर आदि की खेती भी इस काल में की